कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के बारे में, जिसका पहला चैप्टर का एक टॉपिक है कूलाम बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए ये क्या है, कैसे इसकी जानकारी करते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं, इनको मिलाने पर या इनके बीच जो भी बल कार्य करता है उसको हम कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। ये बल क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसको जानकारी करने के लिए हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं आवेशों के अनुदिश कार्यरत रहता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? जैसे कि आपको हमने अभी बताया कि दोनों आवेशों पे जो बल लगाए जाते हैं इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे दो नामों से जाना जाता है, एक होता है आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं? जब दोनों आवेश सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब जब पहला प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है, या पहला माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, तो ये होता है सजातीय आवेश। सजातीय, जो आवेश सजातीय होते हैं उन्हीं पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल। अब जब आवेश विजातीय होते हैं, पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला आवेश प्लस में हो या दूसरा आवेश माइनस में हो, या पहला आवेश माइनस में हो दूसरा आवेश प्लस में हो, तब होते हैं विजातीय। विजातीय आवेश। तो जब विजातीय होते हैं तब क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल के बारे में हमने आपको बताया भी कि दोनों आवेशों को मिलाने पर जो बल कार्य करता है वही स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी इसमें क्या है? r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं आवेशों के अनुदिश कार्यरत रहता है। अनुदिश का मतलब ये अनुदिश, इसके सीधी रेखा में कार्यरत रहता है, ये इन्हीं रेखाओं पर कार्य करता रहता है। तो अब हम चलते हैं इसके नियम के इनका सूत्र बताते हैं।
नियम का सूत्र ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने कक्षा 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसे हम इसलिए बता रहे हैं कि इस माध्यम से जब हम कूलाम का नियम से जब कूलाम का बल निकालेंगे तो उसमें काफी हेल्प करेगा। उसमें क्या होता था, दो द्रव्यमान, मान लीजिए एक m1 है और एक m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था, दोनों आवेशों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मतलब द्रव्यमान m1 और m2, ठीक है। अब उसी हिसाब से इधर बना लीजिए, इसमें क्या है, बल क्या रहेगा, आवेश, इसमें द्रव्यमानों की, इधर आवेशों के, ये भी लिखा ना तुम, आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती। तो स्थिर वैद्युत बल किसमें कार्य कर रहा है, Q1 और Q2 के बीच, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बन गया ये। और इसमें क्या होता था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बन गया ये। उसी हिसाब से इधर बताना, दूरी इसमें भी आर थी और इसमें भी आ रही है। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पे आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसमें क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसमें क्या लगता था, प्रोपोर्शनल हटने पर कैपिटल G, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, इसका मान कितना होता है सब लोग जानते होंगे, तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। उसी हिसाब से इसमें बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, स्वानुपातिक अनुपात है ये, ठीक है, ये समानुपातिक अनुपात के, यहाँ पे K क्या बन जाएगा, समानुपाती अनुपात, ठीक। सब लोगों को समझ में आ गया, हो गया इतना चीज। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहां तक पहुंचे थे हम, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो K इक्वल टू कितना बन जाएगा, F R स्क्वायर इधर बटे में, इधर गुणे में आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक, इतना बन जाएगा K। अब बात आती है K की निर्भरता की, कि K किस पर निर्भर करता है और कब निर्भर करता है, ठीक। K की निर्भरता, ये दो, पहला होता है मात्रक पद्धति में और दूसरा होता है माध्यम पद्धति में, ठीक है, माध्यम में। इसकी अगर K का अगर मात्रक लिखा जाए तो K का मात्रक यहां से क्या बनेगा, F क्या है, इसमें बल है, ठीक, बल, और बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन। R इसमें क्या है, दूरी, और दूरी का क्या होता है, मीटर। स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर में कर देते हैं, ठीक है। Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान दीजिए, इसमें दो आवेश हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा, इसको लिख लीजिए, न्यूटन N हो जाएगा और मीटर M हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, C स्क्वायर। अब इसको सरल कीजिए, N M स्क्वायर और C स्क्वायर को जब हम ऊपर करेंगे
तो 6 पावर -2 बन जाएगा। ठीक, ये के क्या हो गई, ये मात्रक है, के का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर और कूलाम पावर -2। ठीक है, के का मात्रक बन गया। तो मात्रक पद्धति में जब हम बात करते हैं तो पहला आता है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ कहाँ से आया, 4 है ही है, पाई की वैल्यू रख दीजिए आप, कितना 3.14। और एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन जीरो की, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, जब 4 × 3.14 इंटू इतना किया जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 × 10⁹। ठीक, इसको आप मात्रक लिख सकते हैं जब इसके आगे, इसका मात्रक कितना है, ये वाला इसका मात्रक। ध्यान दीजिए एक चीज और कि जो के का मात्रक होगा उसका जस्ट उल्टा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट आप कुछ भी कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का वही मात्रक इसके के वैल्यू की जो मात्रक है उसका जस्ट उल्टा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है। इसमें क्या बन जाएगा, एन का उल्टा करेंगे हम, एन इनवर्स बन जाएगा। यम 2 है तो एन को पावर -2 बन जाएगा। सी -2 है तो ये सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इसका मात्रक ये बन जाएगा। अब चलिए, अब हम बात करते, ये तो हो गया एसआई मात्रक। अब होगा इसमें सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, के का मात्रक, के का मान कितना होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में ध्यान दीजिए, सीजीएस पद्धति में आप जानते होंगे 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। ठीक, सीजीएस पद्धति में न्यूटन को जो हम चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक, अब वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। चलिए, के इक्वल टू इसकी वैल्यू ये इतनी थी, इस मात्रा के हिसाब से पुट करना है। तो इसको करिए, 9 × 10⁹ हाई है, ये क्या है न्यूटन, और न्यूटन किस में चेंज करना है, डाइन में। तो 1 न्यूटन में क्या होता है, 10⁵ क्या होता है ये डाइन, DYN। ठीक, ये डाइन हो गया। फिर आता है मीटर, और मीटर को किस में चेंज करेंगे हम, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में सीजीएस पद्धति में चेंज किया जाता है। तो मीटर किस में चेंज होता है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और मीटर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार 100 कर दीजिए, 100 × 100 बन गया ये, इंटू, और इंटू क्या, ये ध्यान दीजिए -2 है, इसको अगर हम नीचे लाएंगे बटे में तो एक प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसको पूरे के बटे लगा दीजिए, और इसको कूलाम को स्टेट कूलाम में चेंज होगा सीजीएस पद्धति में। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। कूलाम कितने हैं, 2, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9। ये क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिए
3 तिहाई 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, केवल 10 की पावर 9 बचा। और यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए कितने जीरो हैं, 2 2 4 और 5 9, तो 9 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आया, 1। ठीक, तो सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू कितनी होती है, केवल 1 होती है। ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, क्या थी, k की निर्भरता वाले में पहला था हमारा मात्रक पद्धति में, दूसरा था माध्यम पद्धति में। तो हम माध्यम पद्धति की जब बात करते हैं, चलिए पहला वाला क्या बना था, निर्वात में, निर्वात का एक माध्यम हो गया। ठीक, निर्वात में एप्सिलॉन 0 जो होता था। ठीक, और जब एक दूसरे एक निर्वात का माध्यम होता है तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। और जब दूसरा माध्यम निर्वात के माध्यम के लिए निर्वात की जो वैद्युशीलता होती है उसको आप मान लीजिए जैसे कोई वायु में है, वायु में हम अगर किसी चीज को मारते हैं या किसी भी व्यक्ति को मारते हैं तो हमें ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। ठीक, और जब माध्यम में, या मान लीजिए जल है, जल के अंदर से अगर हम किसी को मारते हैं तो वहां पे थोड़ा बल लगाया जाता है। तो जल क्या बन गया, एक माध्यम बन गया, समझ रहे हो। और वायु क्या बन गई, हमारी निर्वात बन गई। ठीक, तो निर्वात और माध्यम समझ में आ गया होगा। तो चलिए, पहला हमारा था बल किसमें कार्यरत था, निर्वात में। यफ किसमें कार्यरत था, निर्वात में। ठीक, निर्वात में, और निर्वात में हमारा मान कितना आया था, 1 एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी को जब हम माध्यम में करते हैं तो माध्यम में कितना बन जाएगा, F माध्यम बराबर 1/4 एप्सिलॉन m लिखा जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखा जाएगा। ठीक है, और सब कुछ वही रहेगा हमारा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना लीजिए और समीकरण 2 बना लीजिए। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग करते हैं, F निर्वात बटे F माध्यम इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इससे ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन m कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो F निर्वात बटे F माध्यम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन r के बराबर। और एप्सिलॉन r इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन r को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कह सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको अपेक्षिक वैद्युतशीलता मिलेगी, कहीं कहीं पर परावैद्युतांक मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। F निर्वात अपॉन F माध्यम बराबर अब कितना, एप्सिलॉन r। ठीक है, या F
माध्यम बराबर कितना बन जाएगा, एफ निर्वात अपान एप्सिलॉन आर। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, एप्सिलॉन आर जो है, जो आपेक्षिक वैद्युशीलता होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम कभी नहीं होगी। दो चार हम आप लोगों को बता देते हैं। एप्सिलॉन आर का मान जो है, इसके 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान निकाला गया है, कुछ 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। पहला है इसमें एप्सिलॉन आर का मान 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देख लिए कुछ मान है इसमें। जैसे एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है कब, माध्यम की निर्गत अवस्था में। जब माध्यम होता है, माध्यम की निर्गत अवस्था में एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, और धातु के लिए, कोई भी धातु है, वहां पे अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो इनफाइनाइट होता है। ठीक, और वायु में, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1.00059 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और जिसको अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है।